हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था बिहार एसआई पीवाईक्यू का ये 4th सेशन है। इससे पहले हम लोगों ने 3 सेशन देखा है, जिसमें जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो बिहार एसआई में पूछा गया है या मद्य निषेध के एसआई में पूछा गया है, उन प्रश्नों को हम लोगों ने किया है। ये आज 4था सेशन है, जिसमें आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। बेसिकली जो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़ा सा पेचीदा होता है, लेकिन अगर इसे ठीक ढंग से समझ लिया जाए तो ये बहुत आसान सा ये विषय है। इसलिए इसके प्रश्न को थोड़ा सा आप ढंग से समझें। जिस तरीके से मैं उसको डिटेल करता हूं, डिक्टेट करता हूं, उस डिक्टेशन को भी थोड़ा सा सुने, क्योंकि उससे भी प्रश्न आने की प्रबल संभावना होती है। जैसे आज का पहला प्रश्न है कि भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना क्या थी। देखिए, अगर आप निर्यात को बढ़ाना चाहते हैं, अर्थात अगर आप एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने उत्पाद के मूल्य को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्योंकि हम सब पढ़े हैं कि लॉ ऑफ डिमांड, जो मांग का नियम है, वो कहता है कि अगर मूल्य घटेगा तो उसका जो मांग है वो बढ़ जाएगा, और अगर मूल्य को आप बढ़ाते हैं तो उसके मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब यहां पे मूल्य से संबंधित 2 चीजें आती है, क्योंकि हम यहां पे बात किसकी करें, निर्यात की। हम एक्सपोर्ट की बातें करते हैं। तो जब भी हम एक्सपोर्ट अर्थात निर्यात में हम मूल्य कम करने की बात करते हैं, तो इसके साथ 2 कंडीशन है कि मूल्य कैसे कम होगा। तो 2 तरीका है। एक है कि या तो आप जो उत्पादन लागत है या आप इसको कम कीजिए, या फिर उन उत्पाद के ऊपर जो सरकार के द्वारा कर लगाई जाती है, इस कर लगाने की जो दर है उसमें क्या कीजिए, गिरावट लाइए। ये 2 तरीका है। 2000 में जो निर्यात को बढ़ावा देने का काम किया गया था, उसमें सरकार के द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात किया गया था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसे हम सेज कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बात किया गया था। अब कहेंगे सर ये सेज क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है। तो देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है, क्या होता है, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र में जो निर्यात या जो आयात कर है ये नहीं लगता है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में क्या होता है, जो उत्पादन के ऊपर जो कर है, उत्पादन के ऊपर अगर कोई स्टेट एक्साइज वगैरह या कोई कर लगता है, पहले तो सेंट्रल एक्साइज भी था, लेकिन जीएसटी आने के बाद वो हट गया, तो इस कर में भी रियायत दिया जाता है। अर्थात उस क्षेत्र से अगर आप वस्तु खरीदते हैं तो आपको उन वस्तुओं के ऊपर आपको क्या है, आपको कर नहीं देना पड़ेगा, जिससे हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। जिससे क्या कहते हैं, कस्टम ड्यूटी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सीमा शुल्क है ये आपको देना नहीं पड़ेगा। जिससे क्या होगी, जिससे उस वस्तु का जो मूल्य है, उस वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा, जिससे उसकी मांग बढ़ेगी, और अगर मांग बढ़ती है तो हमारा जो निर्यात का दर है ये भी पहले से क्या हो जाएगा, ये भी पहले से बढ़ जाएगा। तो ये 2000 में सरकार के द्वारा 31 मार्च को निर्यात बढ़ाने के लिए सेज के ऊपर इन्होंने प्लानिंग करना शुरू किया था। नेक्स्ट, जैसे बिहार में आपसे पूछे तो बक्सर का जो इंडस्ट्री एरिया है उसको भी विशेष आर्थिक क्षेत्र में काउंट किया जाता है। अर्थात वहां पर जो उत्पाद की उत्पादन होती है या बिक्री होती है, उस पर बहुत सारे कर में सरकार द्वारा रियायत दिया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि निवल निवेश। देखिए, जहां पर भी एक शब्द है निवल, जिसको हम लोग अन्य रूप में शुद्ध भी कहते हैं, ठीक है, या इसे हम नेट भी कहते हैं। ठीक है, कहता है कि निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश, दूसरा कौन है, सकल, जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्रॉस कहते हैं, और निवल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेट कहते हैं। तो कहता है कि निवल निवेश प्राप्त करने के लिए सकल निवेश में से क्या घटाया जाना चाहिए।
ये जो प्रश्न है ये राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रश्न है, राष्ट्रीय आय और निवेश से संबंधित ये प्रश्न है। मैं क्लास में बहुत डिटेल में इसको बताता हूं कि अगर आपको निवल निकालना है, निवल अगर निकालना है किससे, सकल से, तो कुछ नहीं करना है, सकल में मूल्य ह्रास को अगर आप माइनस कर देते हैं तो वही आपका सकल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, निवल में हो जाएगा। फिर आप कहेंगे सर ये है क्या, तो एक सिंपल समझिए, मूल्य ह्रास का है कि अगर हम किसी भी उत्पाद का या किसी भी टूल्स का अगर हम उपयोग करते हैं तो इसके मूल्य में पहले से क्या आती है, गिरावट आती है। जैसे मान लिया जाए आप बाइक खरीदे, आप बाइक का उपयोग कर रहे हैं, बाइक खरीदे 1 लाख में, तो 6 महीने बाद क्या उसका मूल्य 1 लाख होगा क्या, नहीं। 6 महीने बाद अगर आप उसका 1 लाख मूल्य कहते हैं तो वो कौन सा मूल्य हो जाएगा, सकल मूल्य हो जाएगा उस बाइक का। लेकिन आपने कहा कि नहीं सर, हमने 1 साल उसको चलाया, उसके मूल्य में 10,000 की गिरावट आई और वर्तमान में उसका मूल्य 90,000 है, तो उस मूल्य को हम क्या कहेंगे, निवल मूल्य कहेंगे। अर्थात जैसे मान लीजिए कि आपका बाइक जो था वो आपने 1 लाख में खरीदा था, 1 वर्ष चलाने के बाद कहा कि सर इसके मूल्य में 10,000 की गिरावट आई, क्योंकि ये बाइक उपयोग करने के कारण ये बाइक में टूट फूट हुआ, इसका मशीन पुराना हुआ, इसका टायर पुराना हुआ, तो इसके मूल्य में गिरावट आया, जिसको मूल्य ह्रास कहते हैं। कितना गिरावट आया, 10,000 का। तो कहेंगे सर 1 वर्ष के बाद अब मेरे बाइक का मूल्य कितना है, 90,000 है, तो कहेंगे कि 1 वर्ष के बाद आपके बाइक का जो निवल मूल्य है वो कितना है, 90,000 है। लेकिन 1 वर्ष बाद आपके बाइक का अगर हम 1 लाख मूल्य कहते हैं तो वो कौन सा मूल्य है, सकल मूल्य है। तो सकल मूल्य में से मूल्य ह्रास घटाते हैं तो वही क्या प्राप्त होता है, निवल प्राप्त होता है। वही यहां पर पूछ रहा है कि क्या घटाया जाएगा, तो अगर हम सकल जो निवेश है उसमें से मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो वही हमें क्या मिल जाएगा, वही हमें निवल निवेश की प्राप्ति होगी। अगला प्रश्न है, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इंडस्ट्रियल जो मूल्य ह्रास होती है उसका जो प्रतिशत होता है वो निर्धारित किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि औद्योगिक क्षेत्र में जो मूल्य ह्रास होती है, जैसे कोई उद्योग लगा, बहुत सारी मशीनरी आई, 1 वर्ष तक मशीनरी से उत्पादन किया गया, तो अगले वर्ष वो मशीनरी का मूल्य पहले की अपेक्षा में क्या होगी, कम होगी। तो ये कितना प्रतिशत घटेगा, इसकी जो प्रतिशत है उसे निर्धारित करने का कार्य किस मंत्रालय का है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए, कहता है कि लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होगा। लोचदार मांग का साफ साफ अर्थ है कि जितने प्रतिशत मूल्य में गिरावट किया जाए उतना ही प्रतिशत मांग में बढ़ोतरी हो, इसको लोचदार मांग कहते हैं। कि मान लिया जाए कि अगर मूल्य को 10% कम किया गया तो मूल्य कम होगा तो मांग क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जिसके कारण जो वस्तु की मांग है उसमें 10% की क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ, तो कहेंगे ये कैसा मांग है, ये लोचदार मांग है। तो कहता है कीमत में वृद्धि होने पर, अब देखिए कीमत में अगर वृद्धि होगा, मान लिया जाए कि आप यहां पर कह रहे हैं कि सर हमने मूल्य में 10% की बढ़ोतरी किया तो इसका जो मांग है वो 10% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थात जो आगम है उसमें क्या होगी, गिरावट आएगी, क्योंकि मूल्य बढ़ता है तो हमारी मांग में गिरावट आती है। अर्थात लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि करने पर क्या होगा, जो कुल आगम है जो उसमें क्या हो जाएगी, गिरावट आ जाएगी। चलिए अगला कहता है कि किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया। देखिए सर्वप्रथम अगर बात किया जाए तो सर्वप्रथम जो रेल बजट है ये पेश किया गया था 1924-25 में। एक समिति थी जिसका नाम है एकवर्थ समिति। क्या नाम है, एकवर्थ समिति। इसी समिति के सुझाव पर, याद रखिएगा, इसी समिति के सुझाव पर 1924-25 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। ठीक है, और 2017 में पुनः
जो स्थिति 1924 से पहले थी वही स्थिति कर दिया गया कि 2017 में दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो यहां पे आपने पढ़ा कि 1924-25 में एक वर्ष समिति के सुझाव पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया, क्योंकि रेलवे एक बहुत बड़ी विभाग है, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो सरकार ने एक वर्ष समिति का सुझाव था कि भाई अगर हम रेलवे के लिए अलग से बजट बनाएंगे तो रेलवे का विकास अधिक होगा। लेकिन 2016 में एक कमेटी बनी जिसका नाम है विवेक देवराय कमेटी। क्या नाम है उसका? विवेक देवराय कमेटी। विवेक देवराय कमेटी बनी तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम अगर ये कब बना, ये 2016 में ये कमेटी बनी और इस कमेटी ने सुझाव दिया कि रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया जाए। क्या कारण है? तो कारण ये था कि रेलवे जो कमाता था उसमें से कुछ पैसा सरकार जरूरत के अकॉर्डिंग ले लेता था, लेकिन अगर रेलवे को जरूरत होती थी अतिरिक्त पूंजी की तो सरकार देता नहीं था। उस केस में रेलवे को अपने ऊपर कर्ज लेना पड़ता था। तो विवेक देवराय कमेटी ने कहा कि भाई जब सरकार रेलवे से लेती है तो रेलवे को दे भी, और देगी कब? जब वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, अर्थात उसके खर्च वित्त मंत्रालय के अंतर्गत शामिल कर दिया जाए, अर्थात वित्त मंत्रालय है उसके लिए बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू करे। तब क्या होगा? अब रेलवे को अपने लिए कहीं से अलग से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। रेलवे जो कमाएगा वो वित्त मंत्रालय को देगा, जो खर्च होगा वो वित्त मंत्रालय से लेगा। तो विवेक देवराय कमेटी के सुझाव पर 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। वही एक वर्ष समिति के सुझाव पर 1924-25 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। अर्थात आप कह सकते हैं कि 1924-25 से लेकर 2017 तक जो रेल बजट है वो अलग पेश हुआ, और 16-17 तक ये क्या हुआ? 16-17 तक अलग पेश हुआ, और पुनः 17-18 से रेल बजट आम बजट के में एक साथ मिला करके पेश होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अगला प्रश्न कहता है कि मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? तो देखिए, कोई भी वस्तु का मांग जो है वो कौन करता है? वो ग्राहक। और ग्राहक जो है इस मांग को बढ़ाने या घटाने के लिए बहुत सारे पहलुओं पर ध्यान देता है। जैसे ग्राहक की अपनी आय, अगर ग्राहक की आय बढ़ेगी तो ग्राहक मांग अधिक करेगा। ग्राहक की आय घटेगी, ग्राहक उसकी जो मांग है वो कम कर देगा। तो ग्राहक के आय पर भी मांग डिपेंड करता है। इसके बाद मांग डिपेंड करता है मूल्य के ऊपर, कि भाई मूल्य बढ़ेगा तो मांग घट जाएगा, मूल्य घटेगा मांग बढ़ जाएगा। जैसे मैंने आय का कहा कि अगर आय बढ़ जाएगी तो संभवतः जो मांग है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसी तरीके से अगर मूल्य बढ़ता है तो जो मांग है ये मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। साथ ही साथ उसकी मांग जनसंख्या के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि भाई जनसंख्या बढ़ेगा तो जरूरतें बढ़ेगी, और जरूरतें बढ़ेगी तो मांग भी क्या जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे भारत को अभी के समय में कंज्यूमर कंट्री कहा जाता है, उपभोक्ता देश या उपभोक्ता बाजार, कंज्यूमर मार्केट कहा जाता है, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या बहुत अधिक है। 2011-12 की अगर जनगणना के अकॉर्डिंग देखे तो विश्व की 17.5% जनसंख्या कहां रहती है? भारत में रहती है। अभी तो वो संख्या और बढ़ चुका है। तो कहते हैं कि भाई किसका नहीं होगा? तो पहला उपभोक्ता क्या में परिवर्तन एकदम होगा। दूसरा, संबंधित वस्तु की कीमत परिवर्तन एकदम होगा। संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन से मांग बढ़ती है। जैसे मान लिया जाए कि आप कोका कोला पी रहे हैं, ठीक है, और कोका कोला पी रहे हैं और कोका कोला का प्राइस बढ़ गया, तो आपके पास ऑप्शन है पेप्सी। तो आप क्या करेंगे यार? कोका कोला पीना छोड़ करके पेप्सी को पीना शुरू कर देंगे। तो पेप्सी की डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। तो जो संबंधित जो वस्तु हैं उनके मांग में, उनके कीमत में परिवर्तन होने से भी संबंधित वस्तु के मांग में परिवर्तन होता है। जैसे मैंने कहा कि कोक का मूल्य बढ़ गया तो आप पेप्सी पीने लगे, अर्थात कोक के प्राइस बढ़ने के कारण पेप्सी का डिमांड बढ़ गया, तो दूसरा भी सही है। तीसरा, जनसंख्या वृद्धि, ये एकदम सही है, अर्थात इसका सही उत्तर क्या जाएगा? इसका सही उत्तर चारों का चारों इसका सही है। तीनों को तीनों इसका सही है। कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिए, 4 राज्य को आप याद रखिएगा हमेशा। सबसे पहला में यूपी, दूसरा में महाराष्ट्र, तीसरा में बिहार, और चौथा में वेस्ट बंगाल। दूसरी चीज याद रखिएगा कि शहरी जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक महाराष्ट्र का है। याद रखिएगा, किसका है? महाराष्ट्र का सर्वाधिक है।
लेकिन जो कुल जनसंख्या में सबसे अधिक किसका है? उत्तर प्रदेश का है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का 16% जनसंख्या कहां रहता है? 16% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहता है। तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार और चौथा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है। याद रखिएगा कि महाराष्ट्र सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। अगला प्रश्न, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट कहता है कि वस्तु संयोग स्थापन्य का उदाहरण। स्थापन्य मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, मतलब ये नहीं है तो ये उपयोग करेंगे। चाय कॉफी सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। पेप्सी कोका कोला सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट में जिसको स्थापन्य कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? स्थापन्य कहते हैं। इसमें क्या होगा कि एक का मूल्य अगर बढ़ता है तो जो दूसरे की डिमांड है, दूसरे की जो मांग है वो क्या जाएगा? बढ़ जाएगा। और एक का मूल्य अगर घटेगा तो दूसरे की मांग क्या जाएगी? घट जाएगी। इस प्रकार के वस्तु को हम स्थापन्य कहते हैं, मतलब दूसरे के स्थान पर आना। जैसे पेप्सी की जगह कोका कोला था, पेप्सी की जगह पर कोका कोला आ गया, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? स्थापन्य कहेंगे। चाय की जगह पर कौन आ गया? कॉफी आ गया, तो स्थापन्य है। या कॉफी की जगह पर कौन चला गया? चाय चला गया, तो इसको क्या कहेंगे? स्थापन्य है। तो कहता है कि यहां पे कौन है? तो जैसे नीचे सोना और पानी कोई संबंध नहीं है, तो एकदम नहीं होगा। सेवा और केला एकदम संबंध नहीं है, अलग अलग है। बायां जूता दायां जूता एक ही वस्तु है, क्योंकि बिना जूता का तो दायां बायां दोनों एक साथ चाहिए। चौथा पेन और स्याही, तो पेन और स्याही क्या? स्थापन्य है। जैसे पहले हम लोग पेन से लिखते थे, उससे पहले स्याही वाले पेन से लिखते थे। तो अगर मान लो कि पेन का मूल्य बढ़ गया तो स्याही की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग क्या करेंगे? पेन खरीदना छोड़कर लोग स्याही से लिखना शुरू कर देंगे। तो पेन और स्याही कैसी वस्तु है? स्थापन्य वस्तु है। नेक्स्ट कहता है नरसिम्हन कमेटी प्रथम निम्न में से किन सुधारों से संबंधित? देखिए नरसिम्हन कमेटी दो बनी, नरसिम्हन प्रथम और द्वितीय। और नरसिम्हन कमेटी का जो संबंध है ये बैंकिंग सिस्टम से, याद रखिएगा, ठीक है। नरसिम्हन कमेटी एम नरसिम्हा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, नरसिम्हन कमेटी प्रथम। ये किससे संबंधित है? बैंकिंग सिस्टम से। मैं देखता हूं एक दिन ऐसा होगा ना तो मैं एक कमेटी का पूरा एक 5-10 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, जिसमें 10-15 प्रमुख कमेटी है, क्योंकि कमेटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। और नरसिम्हन कमेटी जो है ना, ये बेसिकली बैंकिंग व्यवस्था की संरचना सुधार के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। पूछेंगे सर ये कमेटी या समिति क्या है? कहीं कमेटी रहता है, कहीं इसी को समिति भी लिखा रहता है। तो समिति का अर्थ होता है कि कुछ एक्सपर्ट लोगों का एक समूह होता है, एक टीम होता है, जिन्हें सरकार के द्वारा कुछ सर्टेन काम दिए जाते हैं। काम अर्थात सुझाव देने का कुछ उनको टास्क दिया जाता है, और उसके आधार पर वो सरकार को कुछ सुझाव देते हैं। सरकार को लगता है कि अगर ये सुझाव ठीक है तो सरकार मानती है, अन्यथा सरकार उसको नहीं भी मान सकती है। इससे समिति जो होता है ना, वो एक एडवाइजरी होता है, वो सलाहकार है, वो कोई संवैधानिक होता नहीं है। तो नरसिम्हन कमेटी का संबंध किससे है? बैंकिंग व्यवस्था की संरचना में सुधार से। कहते हैं कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? देखिए अगर हम नीति की बात करते हैं सामान्यतः, तो नीति में आपको दो पढ़ना है। एक तो आपको पढ़ना है मौद्रिक नीति, एक आपको कौन पढ़ना है? मौद्रिक नीति। और दूसरा आपको पढ़ना है राजकोषीय नीति। क्या पढ़ना है? राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति के अंतर्गत ही बजट और कर से संबंधित प्रक्रियाएं आती है। और मौद्रिक नीति जिसका जो संचालन है या प्रतिपादन है, इसका जो प्रतिपादन है, ये इसका प्रतिपादन आरबीआई करती है। इसका कौन करती है? प्रतिपादन आरबीआई करती है। और आरबीआई इस नीति को प्रत्येक 2 माह पर बनाती है। वही जो राजकोषीय नीति है, इसका जो प्रतिपादन है अर्थात इसको बनाने का काम वो किसका है? वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का है, वित्त मंत्रालय का है, जिसको हम लोग बजट कहते हैं और टैक्स के स्ट्रक्चर कहते हैं, जो 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है। और अगर इलेक्शन अगर होता है तो वर्ष में 2 बार आंतरिक बजट के रूप में उसे जारी किया जाता है। ठीक है, जैसे आप देखें 2024 में 2 बजट आया था, एक अंतरिम बजट आया था, इंटरिम बजट भी उसमें इंटरिम बजट भी पब्लिश किया जाता है। और ये सारा का सारा काम किसका है? वित्त मंत्रालय का है। तो याद रखिए कि राजकोषीय नीति को प्रतिपादित करने का काम किसका? वित्त मंत्रालय का।
वही मौद्रिक नीति को प्रतिपादित करने का काम किसका है? आरबीआई का। और आरबीआई के अंतर्गत भी एक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होती है। क्या होती है? एक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होती है। ये 6 मेंबर की एक कमिटी है जिसको हम लोग बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कहते हैं। और ये कमिटी में कितने सदस्य हैं? 6 सदस्यों की एक कमिटी है जिसके द्वारा प्रत्येक 2 महीने पर मौद्रिक नीति से संबंधित पूरी की पूरी एक नीति तैयार किया जाता है। और इस नीति के तहत जो नगदी तरलता है बाजार में उसको नियंत्रित करने का काम किया जाता है। और इसके तहत बजट में व्यय और प्राप्ति के ऊपर एक पूरी नीति बनाई जाती है। नेक्स्ट कहता है निम्न से खरीफ फसल कौन सी है? आप सबको पता है कि बेसिकली हम लोग जो फसल है इस फसल को बुआई और कटाई, इसको किस आधार पर? तो फसल को बुआई और कटाई के आधार पर हम लोग इसको क्या करते हैं? 3 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? 3। जैसे पहला है खरीफ, दूसरा है रबी और तीसरा है जायद। तीसरा कौन है? जायद। इसमें जो खरीफ है इसका जो बुआई है वो जुलाई अगस्त में होता है, खास करके 15 जुलाई के बाद ये शुरू होता है। और इसका जो कटाई है ये बेसिकली अक्टूबर में होता है, जिसमें धान की फसल सर्वाधिक महत्वपूर्ण और मक्का की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है। रबी देखा जाए तो इसका जो बुआई है ये बुआई अक्टूबर एंड या नवंबर में होता है और इसकी कटाई जो है ये मार्च अप्रैल में होता है, जिसमें बेसिकली दलहन, तिलहन, गेहूं इन सबों की बात हम करते हैं। वही जो जायद है, ये जो जायद है, इस जायद का जो बुआई है वो बस इसके बाद होता है अप्रैल मई में। और इसकी जो कटाई है वो कटाई जून जुलाई में होता है, जिसमें आप तरबूज वगैरह की जो खेती देखते हैं वो सब के सब किसके अंतर्गत आता है? जायद के अंतर्गत आता है। तो कहता है कि कौन सा फसल इसमें खरीफ है? तो खरीफ में कौन कौन हो जाएगा? देख लीजिए आप, सरसों तो होगा नहीं। सरसों देखिए, अब खरीफ में क्या है? खरीफ में सरसों नहीं होगा, गेहूं नहीं होगा, जौ, आपको पता नहीं कि जौ की जो खेती है वो बेसिकली गेहूं के साथ ही हो जाती है। तो इसमें कौन हो गया? बाजरा। तो बेसिकली ये जो बाजरा है ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये आ जाएगा खरीफ के अंतर्गत, क्योंकि सरसों गेहूं तो कहीं से नहीं, ये रबी का है। सरसों गेहूं किसका है? ये बेसिकली रबी का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था? तो आपको बता दूं कि 1867-68 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन है, ये बेसिकली 1901 में इंग्लैंड में हुआ था। तो याद रखिएगा कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। कब? 1867-68 में। और इसी में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को निर्धारित किए थे। और इनके अकॉर्डिंग इस समय प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था। और इसके बारे में दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखा था। नेक्स्ट कहता है कि जनसंख्या लाभांश किससे निर्दिष्ट करता है? हम पॉपुलेशन या कह सकते हैं जो डिविडेंड की बात करते हैं, कहता है लाभांश। तो याद रखिएगा कि कोई भी जनसंख्या लाभ तभी देगा जब उसका उत्पादन जो क्षमता है, उत्पादन क्षमता क्या होगा? उच्च होगा। और उत्पादन क्षमता उच्च कब होगा? जब उसके पास शारीरिक कार्य करने का, मानसिक कार्य करने की क्षमता अधिक होगी। और यह क्षमता कब होगी? जब यह जनसंख्या का जो आयु है ये किस काल में होगा? ये तरुण काल में होगा, अर्थात यंग होगा।
यंग नौजवान अधिक होगा तो वो अधिक प्रोडक्टिव होगा, अधिक उत्पादन करेगा, और अधिक उत्पादन करेगा, अधिक पैसा कमाएगा, तो वो जनसंख्या हमारे लिए लाभांश अर्थात वो जनसंख्या लाभदायक होता है, जो डाल्टन का थ्योरी भी है। माल्थस और डाल्टन दो थ्योरी ये इसमें पढ़ना है जनसंख्या से रिलेटेड, जिसमें डाल्टन कहता है कि देखिए जनसंख्या बढ़ना कोई गलत नहीं है, बशर्ते वो जनसंख्या क्या होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, यानी कामगार होना चाहिए। देहचोर है तो वो कम जनसंख्या भी बेकार है, और अगर वो मेहनती है, अगर वो मेहनत करना चाहता है, जनसंख्या में जो मानव विकास है, मानव विकास अगर अच्छा है तो अधिक जनसंख्या भी एक राष्ट्र के लिए क्या है, वो फायदेमंद है। माल्थस कहता है नहीं, जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो अनाज का कमी होगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने का जो दर है वो उच्च है, और जो कृषि उत्पादन के बढ़ने का दर है वो उससे कम है। एक समय के बाद ऐसा आएगा कि जनसंख्या बहुत अधिक हो जाएगी और उनके लिए खाने का सामान कम होगा, तो उस समय क्या हो जाएगी, उस समय स्थिति खराब हो जाएगी। तो जनसंख्या लाभांश कब होगी, जनसंख्या लाभदायक कब होगी, जब उस जनसंख्या की जो उत्पादन क्षमता है वो क्या होगा, उच्च होगा। और उत्पादन क्षमता किस उम्र में उच्च होता है, तरुण की उम्र। जैसे आप देखेंगे कि हमारे यहां जो कामगार हैं, इनकी जो उम्र रखी गई है, इनकी जो आयु रखी गई है, वो 15 से 59 वर्ष तक रखा गया है। अर्थात ये जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। तो याद रखिएगा कि किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना ही वो जनसंख्या लाभदायक होता है। वर्तमान में देखा जाए तो भारत जो है वो विश्व में सबसे अधिक मानव आपूर्ति करने वाला कंट्री, इसलिए भारत को लेबर सरप्लस इकोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेबर सरप्लस इकोनॉमी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, भारत को कहा जाता है विश्व में, और भारत में बिहार को कहा जाता है कि कैसी इकोनॉमी है, लेबर सरप्लस इकोनॉमी, मजदूर अधिशेष अर्थव्यवस्था है, क्योंकि हमारे यहां जरूरत से ज्यादा मजदूर है, जो मजदूर के सेवा को हम बेच के बहुत सारा पैसा हम विदेशों से भी कमाते। तो कहता है कि भारत में अगर देखा जाए तो 62% से अधिक जनसंख्या की जो आयु है वो किस कैटेगरी में आता है, 15 से 59 वर्ष, अर्थात इसी को कामगार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कामगार, अर्थात जो काम के लायक इनकी उम्र है। और विश्व में सर्वाधिक मानव श्रम कहां उपलब्ध है, भारत में उपलब्ध है, इसलिए भारत को विश्व में क्या कहा जाता है, लेबर, ठीक है, भारत को विश्व में क्या कहा जाता है, लेबर सरप्लस इकोनॉमी कहा जाता है। अर्थात हमारे यहां जो मानव संसाधन है वो जरूरत से ज्यादा है, इसलिए कहा जाता है कि अगर हमारे यहां स्किल डेवलपमेंट किया जाए तो हम इससे भी बहुत अधिक जो पैसा है वो अन्य राष्ट्रों से कमाकर भारत ला सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा। देखिए जहां भी कटोरा शब्द हो ना, जहां पर कटोरा शब्द हो, इसका अर्थ होता है कि उस राज्य का उत्पादकता, उस राज्य का जो उत्पादकता है ये क्या है, उच्च है। जैसे आप देखेंगे कि धान की जो उपज है, कुल उपज, वो सर्वाधिक होती है पश्चिम बंगाल में, लेकिन छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। और हरियाणा का एक जिला है करनाल, हरियाणा का जिला है करनाल, और करनाल जो जिला है, करनाल जो डिस्ट्रिक्ट है, इसे धान का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। तो कटोरा का अर्थ होता है कि जहां की उत्पादकता अर्थात रेट ऑफ प्रोडक्शन, अर्थात रेट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की दर उच्च होती है, उसी को कटोरा कहा जाता है। और याद रखिएगा कि भारत में चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को, क्योंकि गन्ना उत्पादन में 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, और इसलिए चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है कि कौन सा देश विश्व के शक्कर का कटोरा है। तो बेसिकली विश्व में जो शक्कर का कटोरा है वो किसको कहा जाता है, क्यूबा को कहा जाता है। याद रखिए क्यूबा को कहा जाता है। ऐसा नहीं कि क्यूबा सर्वाधिक चीनी उत्पादन करती है, नहीं, लेकिन वहां की प्रोडक्टिविटी क्या है, अधिक है, इसलिए भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश, विश्व में क्यूबा को कहा जाता है। लेकिन वही अगर देखेंगे तो भारत जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना का उत्पादक राष्ट्र है,
और प्रथम गन्ना का उत्पादक राष्ट्र देश कौन है? ब्राजील है। याद रखिएगा, ब्राजील प्रथम गन्ना का उत्पादक राष्ट्र है और दूसरा गन्ना का उत्पादक राष्ट्र कौन है? भारत है। और भारत भी चीनी उत्पादन में भी भारत की रैंकिंग कितनी है? सेकेंड रैंकिंग है। नेक्स्ट, और क्यूबा को विश्व का गन्ना का चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर को क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि कर के दो प्रकार हैं। आप लोग को मैंने लास्ट क्लास में बताया था। एक है अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, और एक है प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर। तो मैंने आपको बोला था कि जहां पर सरकार और करदाता के बीच में डायरेक्ट संबंध है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। लेकिन जहां सरकार और करदाता के बीच में अप्रत्यक्ष संबंध है उसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे मैंने जीएसटी का उदाहरण दिया था कि जीएसटी लगाई जाती है विक्रेता के ऊपर और विक्रेता उस जीएसटी के भार को ट्रांसफर करता है ग्राहक के ऊपर। अंतोगत्वा वो जीएसटी ग्राहक ही देता है, लेकिन जीएसटी डायरेक्ट ग्राहक नहीं देता है, ग्राहक देता है विक्रेता को और विक्रेता देता है सरकार को। तो ऐसे कर को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। और आयात और निगम, अब यहां पे देखिए क्या है, आयात और निर्यात, जिसको हम लोग कहते हैं कस्टम ड्यूटी। क्या कहते हैं इसको? कस्टम ड्यूटी। अर्थात कस्टम ड्यूटी जो है कोई भी वस्तु का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उस पर लगाई जाती है, लेकिन अंतोगत्वा उस कस्टम ड्यूटी के राशि को जो उस वस्तु को परचेज करता है उसे देना पड़ता है। अर्थात यहां पर भी तीन लोग हैं, सरकार, बेचने वाला और खरीदने वाला। कस्टम ड्यूटी लगा वस्तु पर, वसूलेगा सरकार किससे? विक्रेता से, लेकिन अंतोगत्वा कस्टम ड्यूटी देगा कौन? कस्टम ड्यूटी देगा ग्राहक। जैसे मान लिया जाए आपको इंपोर्टेड सामान मंगवाते हैं, जैसे आप कोई कार इंपोर्टेड मंगवाए, सरकार कहे कि इस पर 100% कस्टम ड्यूटी है। अब जो शोरूम में वो कार आया, उस शोरूम के जो ऑनर है उनके ऊपर उस कार के मूल्य का 100% कस्टम ड्यूटी डाल दिया गया। अब वो ऑनर उस कार को बेचेगा किससे? ग्राहक से। और जो 100% कस्टम ड्यूटी सरकार ने उस ऑनर के ऊपर डाला था, वो ऑनर उस 100% कस्टम ड्यूटी को शिफ्ट कर देगा ग्राहक पर, और ग्राहक से पैसा लेकर के वो किसको देगा? सरकार को देगा। अर्थात ये जो कस्टम ड्यूटी है, अर्थात निर्यात और आयात कर है, ये कैसा कर है? तो ये बेसिकली क्या है? एक प्रकार का सीमा शुल्क है। और ये किस कर के अंतर्गत आता है? ये अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है, जिसे इंग्लिश में हम कस्टम ड्यूटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट कहता है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास की व्यूह रचना क्या? तो आपको पता है कि 7वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये 1985 से 1990 तक चला था। राजीव गांधी के उस समय योजना आयोग के अध्यक्ष थे, उनके ही नेतृत्व में ये बना था। और इसमें बेसिकली जो उत्पादन और रोजगार है उस पर सर्वाधिक फोकस किया गया था। तो कहता है कि इसमें कौन सी व्यूह रचना की गई थी? तो देखिए, इसमें बेसिकली जो कृषिगत विकास है, औद्योगिक विकास है और सेवा क्षेत्र का विकास है, इन तीनों विकास पर फोकस किया गया था। तो इसमें कृषि के उत्पादन पर भी फोकस किया गया था, औद्योगिक उत्पादन पर भी फोकस किया गया था, सेवा के उत्पादन पर भी फोकस किया गया था, क्योंकि यह वस्तु मजदूरी मॉडल पर आधारित था। याद रखिएगा, ये जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है ये वस्तु मजदूरी मॉडल पर ये आधारित था, जिसमें इन तीनों क्षेत्रों पर फोकस किया गया था। और ये कब से कब तक चला था? 1985 से 1990 तक चला था। और इसी योजना के बाद 1990 से 1992 तक योजना अवकाश लिया गया था। उस समय योजना बनाई नहीं गई थी, क्योंकि इसी योजना के दौरान 89 से लेकर के, इसी योजना के दौरान 1989 से लेकर के 1991 तक राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। और इस दौरान 3 प्रधानमंत्री भारत में आए, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और राय साहब, पीवी नरसिम्हा राव आए। तो जिसके कारण ये 2 वर्ष 90 से 92 तक क्या किया गया था? इस समय योजना अवकाश लिया गया था। नेक्स्ट कहता है कि उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु क्या है? देखिए, उत्पादन संभावना परिधि के अंतर्गत कहता है कि भाई उत्पादन की जैसे ही बात आएगी तो यहां पर हम क्या करेंगे
किसकी बात? उत्पादन साधन की बात। ठीक है, किसकी बात करते हैं? उत्पादन साधन की बात करते हैं। ठीक है, उत्पादन साधन की बात करते हैं। ये कहता है कि इस परिधि के अंतर्गत क्या आता है? तो कहता है कि इस परिधि के अंदर कि अगर साध्य होता है, ठीक है, तो वह कुशल नहीं है। कहता है कि भाई साध्य होता है पर कुशल नहीं होता है, और इसी को उत्पादन संभावना परिधि कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि साध्य तो है, जो उत्पादन के साधन है वो तो है, पर वो कुशल नहीं है, इसलिए उनको अंतर्गत रखा गया। अगर वो कुशल होते हैं तो उनकी उत्पादकता क्या होती है? अधिक हो जाती है। तो याद रखिए कि उत्पादन संभावना परिधि के अंतर्गत क्या होता है कि साधन तो है, साध्य है, बट वो कुशल नहीं है, तभी उसको परिधि के अंतर्गत रखा जाता है। कहता है कि अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित की जाती है वो क्या है? एक चीज याद रखिए, अर्थशास्त्र का साफ साफ अध्ययन का अर्थ है कि ये अपने अध्ययन कार्य में ये देखता है कि जो लिमिटेड संसाधन है, जो सीमित संसाधन है, सीमित संसाधन है, इसका इस तरीके से उपयोग किया जाए कि यह मैक्सिमम जो नीड है या रिक्वायरमेंट है, इसको क्या कर सके? पूरा कर सके। यही अध्ययन को अर्थशास्त्र कहा जाता है कि भाई संसाधन तो कम है, कोयला कम है, पानी कम है, जरूरत उसकी ज्यादा। तो आप बिना प्रबंधित किए हुए अगर आप उसका उपयोग करेंगे तो पता चलेगा कि आप तो जी लिए, लेकिन आपके आने वाला जो जनरेशन है वो बेचारा उस पानी के बगैर मर जाएगा। तो हम कहेंगे कि सतत विकास हो नहीं रहा है। और इसी अध्ययन को, इसी स्टडी को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र कहा जाता है। अर्थात सीमित साधनों से अधिकतम जरूरतों को पूरा करने की जो अध्ययन प्रक्रिया है, इसी को अर्थशास्त्र कहा जाता है। जो कि यहां पे आप देखिए एक ऑप्शन है कि किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करके अपने जरूरतों को पूरा कर सके, इसी अध्ययन को अर्थशास्त्र कहा जाता है, या अर्थशास्त्र के तहत यही अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट कहता है कि सिडबी एक डेवलपमेंट बैंक है जिसकी स्थापना कब हुआ है? 1990 में हुआ है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि सिडबी का मुख्यालय, सिडबी का हेडक्वार्टर कहां है? मैं 3 ऑप्शन आपको देता हूं। पहला है दिल्ली, दूसरा है मुंबई, और तीसरा है लखनऊ। ठीक है, आप लोग मुझे बताइए कि सिडबी का मुख्यालय कहां पर है? बॉम्बे, दिल्ली, लखनऊ में इनका मुख्यालय कहां है? और इसका मूल काम है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको कर्ज प्रदान करना, इसलिए इनकी स्थापना 1990 में किया गया। एंड लास्ट प्रश्न कहता है भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति अभी आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इस क्रांति की शुरुआत कब किया गया? 1970 में किया गया। और इसके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? और आपको पता है कि दुग्ध उत्पादन में, मिल्क प्रोडक्शन में भारत का जो रैंक है, भारत का जो रैंक है वो 1 है। ठीक है, अभी के करंट डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग 25% के आसपास पूरे विश्व का जो मिल्क है वो भारत के द्वारा उत्पादित किया जाता है। 2020 से पहले लगभग 18% जो मिल्क था वो भारत के द्वारा उत्पादित किया जाता। तो ये महत्वपूर्ण लगभग अभी 15-20 प्रश्न है जिस प्रश्नों को आपने देखा। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ रेस्ट जो बचे प्रश्न उस प्रश्नों को कवर करेंगे। तो एक बार सारे सेशन को अगर आप सीक्वेंस में देखते हैं और उसके डिक्टेशन को अगर आप देखते हैं तो ये 25 प्रश्न नहीं, आप इसको 2 गुना 3 गुना कर सकते हैं। ये लगभग 50 प्रश्नों को कवर करता है, इसलिए इसके डिक्टेशन को भी देखें और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को भी आप नोट जरूर करें क्योंकि उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। थैंक यू।